वेलकम। आप सभी का आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से स्वागत है, पुनः स्वागत है। मैं पीयूष पराशर आप सभी का स्वागत करता हूं कॉन्सेप्ट डिकोडर प्लेटफॉर्म के ऊपर। हम पढ़ रहे हैं सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स में जो अपनी चैप्टर चल रही है दैट इज परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी में ये एक नया टॉपिक है, तो हेडिंग डालिए कॉपी पे, डिटर्मिनेशन ऑफ परमिएबिलिटी। ओके, तो देखिए कितने मेथड है। तो परमिएबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास तीन तरह के मेथड। कौन कौन से? एक तो क्या लेबोरेटरी में कर रहे होंगे टेस्टिंग, लेबोरेटरी मेथड। एक हम टेस्टिंग कर रहे होंगे फील्ड में, जो कि इन सिटू मेथड होते हैं, जिसको हम बोलते हैं फील्ड मेथड, सीधी सीधी। लेबोरेटरी और फील्ड मेथड के अतिरिक्त कुछ वैज्ञानिक आए, वो अपना कुछ अलग ही स्ट्रीम का थ्योरी प्रपोज किए। उन थ्योरीज को यूज करके भी कभी कभी परमिएबिलिटी को बताया जाता है सॉइल का, जिसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड्स। इनडायरेक्ट मेथड्स जो लेबोरेटरी मेथड है उसमें आती है कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी टेस्ट, या फिर सीधा कांस्टेंट हेड टेस्ट, इसको हम कहते हैं कांस्टेंट हेड टेस्ट। दूसरी आती है फॉलिंग हेड टेस्ट, फॉलिंग हेड टेस्ट। तीसरी आती है कैपिलरिटी परमिएबिलिटी टेस्ट, कैपिलरिटी, एक मिनट, RITY होगा, ली कैपिलरिटी, कैपिलरिटी परमिएबिलिटी टेस्ट। ठीक है, तो ये तीन टेस्ट आती है लेबोरेटरी में, जिसमें ऊपर वाला जो दो टेस्ट है दैट इज फॉर सैचुरेटेड सॉइल कंडीशन। कैपिलरिटी परमिएबिलिटी टेस्ट जो है दैट इज फॉर पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल कंडीशन, जिसमें डार्सी लॉ को यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में हम कैलकुलेशन करते हैं। कैसे करते हैं हम बताएंगे आपको वहां पर। फील्ड मेथड में दो तरह का मेथड होता है बेसिकली, पंपिंग आउट टेस्ट, पंपिंग आउट टेस्ट, पंपिंग इन टेस्ट, पंपिंग इन टेस्ट। मतलब आप समझिए, पंप शब्द अपने आप आ गया, मतलब पंप का उपयोग कर रहे होंगे। नीचे जो एक्वीफर है, ठीक है, मतलब ग्राउंड के नीचे जो पानी है, पंपिंग आउट में पानी हम निकालेंगे पंप के माध्यम से। फिर वो सॉइल से किस रेट से पानी निकल रहा है उसका जो इक्वेशन हम फ्रेम कर रहे होंगे, डिस्चार्ज इक्वेशन, उसमें आती है परमिएबिलिटी। समझे? तो वहां से हम परमिएबिलिटी को कैलकुलेट कर रहे होंगे। इसमें हम थ्योरीज को अप्लाई करते हुए चलते हैं। कौन कौन से दो थ्योरी? थिम्स थ्योरी एंड डिप्यूट्स थ्योरी। कन्फाइंड एक्वीफर, अनकन्फाइंड एक्वीफर को कंसिडर करते हुए चलते हैं। पंपिंग इन में पानी भरोगे जमीन के नीचे, मतलब जमीन के अंदर, फिर करोगे टेस्टिंग। तो देखो यार, थोड़ा पानी भरने वाला मैटर ठीक नहीं लगता है ना, तो इसलिए इस वाले सेक्शन से क्वेश्चन आते ही नहीं। क्वेश्चन जो भी आपसे पूछेंगे, जो भी सवाल बनते हैं, पंपिंग आउट टेस्ट से ही बनते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में फिर बहुत सारे मेथड हैं, जैसे कॉन्जी कारमान मेथड। कॉन्जी कारमान मेथड हो गया आपका, एलन हेजन मेथड हो गया आपका, तरजागी मेथड हो गया, लाउडनेस मेथड हो गया। ठीक है, और एक मेथड आती है जो कि इंपॉर्टेंट है, इसको लाल कलम से लिखो, कॉन्सोलिडेशन मेथड। कॉन्सोलिडेशन मेथड, इसमें जो इक्वेशन बताएंगे वो काफी इंपॉर्टेंट है, वहां से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी और लॉजिक भी आपको मालूम होते हुए चलेगा। बाकी उस इक्वेशन को और डिटेल स्टडी हम कर रहे होंगे कंसोलिडेशन वाले चैप्टर में, क्योंकि कंसोलिडेशन है शब्द, तो कंसोलिडेशन को समझेंगे तो इस चीज को वहां हम फिर से एक बार समझ लेंगे। कंसोलिडेशन मेथड। अब ये जो इनडायरेक्ट मेथड है, इनमें से सभी मेथड इंपॉर्टेंट नहीं है। मुख्य रूप से अगर मैं इंपॉर्टेंट, जो खासम खास इंपॉर्टेंट अगर वैसा मेथड का नाम आपको बता दूं, तो वो एक तो है एलन हेजन मेथड, एक तो है कंसोलिडेशन मेथड। लेकिन आजकल का एग्जाम का इंपॉर्टेंस को देखते हुए हमें सभी मेथड को ध्यान रखना होगा। जैसे कि एक रिलेशनशिप मैंने बताया था परमिएबिलिटी और स्पेसिफिक सरफेस एरिया के बीच में, तो वो इन्हीं इनडायरेक्ट मेथड से निकल के आती है।
पहला वाला कॉन्जी कारमान मेथड, है ना। तो चीजों को हम देखेंगे, इन सभी तरह के टेस्टिंग के बारे में हमें पढ़नी है। पंपिंग इन टेस्ट हम नहीं पढ़ेंगे, कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है, पानी भरने का कोई मतलब नहीं है। रिकुपरेशन टेस्ट हमने इरिगेशन इंजीनियरिंग में आपको बता रखा है, जो कि वहां पे ही हमको पढ़ना है। बाकी यहाँ पे परमेबिलिटी को डिटरमाइन करने में हम पंपिंग आउट टेस्ट अच्छे से देखेंगे, थीम्स थ्योरी, डिफ्यूज थ्योरी देखेंगे, ठीक है, फिर अप्लाई कर रहे होंगे। बाकी इन सभी मेथड को हम देखेंगे, कांस्टेंट हेड, फॉलिंग हेड, कैपिलरी परमेबिलिटी, पंपिंग आउट टेस्ट, फिर इनडायरेक्ट मेथड्स, इन सभी मेथड्स को हम पढ़ेंगे। बस पंपिंग इन नहीं पढ़ेंगे, बाकी सब पढ़ रहे होंगे। ओके, चलिए, नहीं पढ़ेंगे कहने का मतलब उसका कोई मतलब नहीं है, नहीं आता एग्जाम में, आज तक कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा है कोई भी एग्जाम में, कोई भी एग्जाम, बस नाम है, बाकी कभी क्वेश्चन नहीं पूछा है। क्लियर है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट मतलब कुछ मुझे लगेगी जो जरूरी बात है इस मेथड से रिलेटेड, थोड़ा सा मैं बता दूंगा, उतना जानकारी काफी है। ओके, तो हेडिंग डालिए कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट। तो देखिए इसमें हम करते क्या है, कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट पहला मेथड है आपका। एक सॉइल सैंपल हम लिया, ये लो एक सॉइल सैंपल मैंने आपको दिखा दिया, 3D है, ठीक है, दिस इज योर सॉइल सैंपल। समझनी है बात को बहुत अच्छे तरीके से, साथ ही साथ डायग्राम वगैरह बनाते चलो, नहीं तो रुक जाओ, मेरे को डायग्राम कंप्लीट करने तो फिर बनाना। इस सॉइल सैंपल का लेंथ है L, ठीक है। तो ये सॉइल सैंपल में क्या होगा, बहुत सारा वॉइड होगा जिसके थ्रू से वाटर फ्लो कर रही होगी, कहीं ना कहीं यही मतलब है, जिसके थ्रू से वाटर फ्लो कर रही होगी, सॉइल सॉइल सॉलिड के पार्टिकल्स होंगे, है ना, और बीच बीच में वॉइड होगा जिसके थ्रू से आपका वाटर इस सॉइल सैंपल के थ्रू से फ्लो करेगा। तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं, दिस इज योर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉइल, इसको मैं कहता हूं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉइल, है ना। मैं बाद में लिखवाऊंगा, उससे पहले एक चीज मैं और बना देता हूं। देखो यहाँ पे जो कांस्टेंट हेड की बात कर रही है, बात हो रही है, उसमें क्या हो रही है, हम रिजर्वायर कनेक्ट करते हैं। देखिए यहां से एक पाइप निकाला, ओके, यहाँ पे एक रिजर्वायर दे दिया, दिस इज योर वन रिजर्वायर। इस रिजर्वायर में पानी इतना है, ठीक है, और एक रिजर्वायर में दे देता हूं एग्जिट पॉइंट पे, ये मान लो मेरा इनलेट है, यहां से पानी एंटर करेगी सॉइल के अंदर, इनलेट, एक मिनट, इनलेट। तो एट इनलेट पॉइंट लेट सपोज जो हेड है, हेड कितना अवेलेबल है, H1, सीधी बात, इनलेट पे जो हेड अवेलेबल है इट इज H1। सिमिलरली मैंने एग्जिट दिया, तो वो इनलेट है, मतलब हेड वहां पे H1 है, मतलब एग्जिट पे हेड मेरे को कम दिखाना पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि वाटर विल फ्लो फ्रॉम हाई हेड टू लो हेड, तो ये एग्जिट में यहाँ पे दिखा रहा हूं, ठीक है, मतलब यहां से पानी बाहर निकल रही होगी सॉइल से, ये एक रिजर्वायर मैंने यहाँ पे बना दिया। ओके, तो एग्जिट पे जो हेड है दैट इज योर H2, ये जो हेड है इट इज योर H2। सुनना समझते चलना बात धीरे धीरे। तो इनलेट पे हेड है H1, एग्जिट पे हेड है H2, दिस इज योर एग्जिट पॉइंट, एग्जिट पॉइंट। सॉइल की लेंथ है L, मतलब वाटर जो है इनके वॉइड्स के थ्रू से फ्लो कर रही होगी। अब ये मान के चलो कि ये जो सॉइल था पहले से सैचुरेटेड कंडीशन में था, दिस सॉइल वाज सैचुरेटेड सॉइल, सैचुरेटेड सॉइल। सैचुरेटेड सॉइल कह दिया, कहने का क्या मतलब है, सॉइल के अंदर जो भी वॉइड्स थे उसमें पहले से पूरे सभी वॉइड्स में पानी फिल था, ठीक है। उसके बाद आपने दो रिजर्वायर कनेक्ट किए। अब कांस्टेंट हेड कहने का मतलब है जो हेड है इनलेट पे वो हमको कांस्टेंट रखनी है, वो हमेशा H1 रहेगा, जो हेड एट एग्जिट पॉइंट है वो हमेशा H2 रहेगा।
मतलब जब पानी फ्लो करेगी, इनलेट से एंट्री करेगी और एग्जिट पे निकलेगी, है ना, तो ये हेड चेंज नहीं है, हो रहे होंगे, हेड H1 वहां होगा, हेड H2 यहां होगा। इस सॉइल का परमेबिलिटी है, मान लीजिए कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी K, ठीक है। तो देखो, जब मैं बोल रहा हूं कि H1 और H2 हेड दोनों कांस्टेंट, तो पानी फ्लो करेगा, तो फ्लो करके जो मान लो ये रिजर्वायर में ही जाएगा ना, जो H2 वाला ये रिजर्वायर जो है, इसमें पानी जाएगी, तो पानी जाएगी तो लेवल बढ़ेगा पानी का, मतलब हेड चेंज हो रहा है। तो हमें ऐसा होने देना है क्या? नहीं, हमें ऐसा नहीं होने देना है। पानी का हेड जो H2 हेड है उसको कांस्टेंट रखनी है, मतलब जो एक्स्ट्रा पानी जो फ्लो होके पानी इसमें कलेक्ट हो रही होगी, है ना, उसको हमें कहीं कलेक्ट करना है। जब हम टेस्ट को चालू कर दिए तो हमारे पास एक कंटेनर होता है जिसका वॉल्यूम ये ग्रेजुएटेड कंटेनर है, ठीक है, ये एक ग्रेजुएटेड कंटेनर है, इसमें हम वाटर को कलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स सपोज जब टेस्ट आपका चालू हुआ, सॉइल सैचुरेटेड था, टेस्ट चालू हुआ, वाटर आपका फ्लो हुआ, फिर इस सेकंड वाले रिजर्वायर में, मतलब ये फर्स्ट रिजर्वायर है, मान लो ये सेकंड रिजर्वायर है, सेकंड वाले रिजर्वायर में पानी पहुंचा और जो एक्स्ट्रा वाटर आपको मिला वो आपने कलेक्ट कर लिया। लेट्स सपोज टी समय के लिए आपने टेस्टिंग की टोटल, है ना, टी टाइम के लिए, और इसमें टोटल वी वॉल्यूम ऑफ वाटर को आपने कलेक्ट कर लिया। टेस्टिंग आपने जो किया टी समय के लिए किया और टोटल वी वॉल्यूम ऑफ वाटर आपने कलेक्ट कर लिया है। नाउ जो सीपेज हेड है या फिर यहाँ पे जिस हेड के कारण फ्लो हो रही है, वो हेड का वैल्यू कितना है? इन दोनों रिजर्वायर के लेवल के बीच का डिफरेंस, सीधी सीधी बात यही, मतलब इट विल बी योर H1 minus H2 equal to H. This is your seepage head. सीपेज हेड इतना हेड लॉस वो कर सकता है। क्लियर है? तो यहां तक आपको डेटा क्लियर हो गया ये डायग्राम का। अब समझिए, अब हम डेरिवेशन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे पास दो चीजें हैं, क्या? एक तो है डार्सी का लॉ, एक तो है जो हमने अभी एक्सपेरिमेंट किया। जो हमने एक्सपेरिमेंट किया इस सॉइल में, है ना, दो रिजर्वायर कनेक्ट किया, उनका कांस्टेंट हेड मेंटेन रखते हुए, सैचुरेटेड सॉइल कंडीशन था, जब फ्लो करवाया, है ना, अंडर सीपेज हेड H, तो जो एक्स्ट्रा वाटर आपको मिल रहा है, आपने एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ वाटर उस टाइम पीरियड T के दौरान आपने उसको कलेक्ट किया। तो एक्सपेरिमेंट से आपको क्या पता चल रहा है? डिस्चार्ज पता चल रहा है, उस सॉइल के थ्रू से क्या डिस्चार्ज निकला। कैसे? एक्सपेरिमेंट से। Q इक्वल टू क्या होता है? मीटर क्यूब पर यूनिट टाइम, यही यूनिट होती है ना, मीटर क्यूब पर यूनिट टाइम। मतलब सीधी बात है, जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्ट हुआ, वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड बाय टाइम, मतलब जितने टाइम के लिए आपने टेस्टिंग किया, ये कर देंगे, मतलब Q इक्वल टू V अपॉन T, तो आपको डिस्चार्ज मिल जाएगा थ्रू सॉइल। तो ये क्या मिल जाएगा? डिस्चार्ज थ्रू सॉइल, डिस्चार्ज थ्रू सॉइल। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। तो Q आपने निकाल लिया। अब डार्सी लॉ का कैसे उपयोग कर रहे होंगे? सैचुरेटेड सॉइल कंडीशन है, इसमें फ्लो भी हो रहे हैं लिमिनार, मतलब डार्सी लॉ का जो भी एजम्पशंस है वो यहाँ पे वैलिड है, स्टेडी फ्लो कंडीशंस वगैरह सब कुछ सब आ रहा है, एजम्पशंस डार्सी लॉ का वैलिड है। जब डार्सी लॉ वैलिड है तो उससे रिलेटेड सभी एजम्पशंस भी वैलिड होंगे इस केस में भी। तो डार्सी लॉ से हमारे पास इक्वेशन है कि V इक्वल टू होता है K इंटू आई। अब एक डायग्राम में और एक चीज देख लो, जो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ फ्लो है, वो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ फ्लो ये पूरा सॉइल का क्रॉस सेक्शन एरिया है। दिस इज योर A, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सॉइल, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सॉइल, है ना, ठीक है। तो हमारे पास ये डार्सी लॉ से आता है कि वेलोसिटी ऑफ फ्लो जो होगा उस सॉइल मीडियम के थ्रू से, दैट इज योर K इंटू आई, ठीक है। नाउ एरिया इंटू वेलोसिटी क्या होता है? एरिया इंटू वेलोसिटी होता है डिस्चार्ज। तो इसका मतलब फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन, अगर हम इसमें कंटिन्यूटी का भी यूज करें, डिस्चार्ज इक्वल टू
एरिया इंटू वेलोसिटी हम ऐसे लिख सकते हैं। तो एरिया मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया फ्लो जो सॉइल का वो हमने दिखाया, तो एरिया इंटू के आई हम लिख सकते हैं। आई क्या है? हेड लॉस पर यूनिट लेंथ, तो एरिया इंटू के इंटू हेड लॉस मतलब एच जो सीपेज हेड है अपन लेंथ, लेंथ ऑफ सॉइल, ठीक है, हेड लॉस पर यूनिट लेंथ। तो ये दो चीजें आपको मिल रही है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, अभी एक काम करो, क्योंकि ये भी डिस्चार्ज है, डार्सी लॉ से भी जो हमको जो इक्वेशन मिल रहा है ये भी डिस्चार्ज का इक्वेशन मिल रहा है। ये देखो Q इक्वल टू इतना, एक्सपेरिमेंट से Q इक्वल टू इतना मिल रहा है, दोनों को कंपेयर कर दो, दोनों को क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। जब दोनों को कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग बोथ, तो हम लिख सकते हैं V अपॉन टी इक्वल टू एरिया के इंटू एच बाई एल, एरिया के इंटू एच बाई एल। तो V अपॉन टी इक्वल टू, सॉरी अब यहां से हमको देखो जब दोनों साइड को हम कंपेयर किए तो ये डेटा मिला। अब यहां से हमको के को अलग कर लेना है, सेपरेट कर लेना है बस। जब हम सेपरेट करेंगे तो के का इक्वेशन जो बनेगा वो क्या बनेगा, के इक्वल टू वॉल्यूम इंटू लेंथ ऑफ सॉइल, लेंथ ऑफ सॉइल देखो डिवाइडेड बाई एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया फ्लो इंटू सीपेज हेड इंटू ए। तो क्या इस वाले इक्वेशन में आप सारा डेटा आपको नोन नहीं है? डू यू नो एवरी डेटा? अच्छा एक मिनट, इंटू टाइम ना, ए नहीं, ए तो हमने लिखा ही है, एच इंटू टाइम। तो इसमें हमको सारा डेटा मालूम है, वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड मालूम, लेंथ ऑफ सॉइल कितना वो मालूम, सैंपल का मेजरमेंट मालूम, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ फ्लो हम मेजर कर लिए वो मालूम, सीपेज हेड कितना वो भी हमको पहले से मालूम, टाइम कितना पीरियड के लिए हमने एक्सपेरिमेंट किया वो भी मालूम। तो क्या इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के बाद यूजिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला कैन यू कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर सॉइल सैंपल? यस, यू कैन कैलकुलेट इट। लेकिन इसमें अब कुछ कंडीशंस हैं। क्या कंडीशंस हैं? पहला तो ये कि ये सॉइल सैचुरेटेड होना चाहिए। दूसरा ये देखो, इसमें इस मेथड को यूज करके हम तभी चीजों को कैलकुलेट कर पाएंगे जब आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एट सम टाइम पीरियड टी, 1 घंटा 2 घंटा जो भी है, या 1 मिनट 2 मिनट जो भी आप टाइम पीरियड कंसिडर करो, 3 मिनट 4 मिनट 30 मिनट जो भी, इन दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड टी आपको सफिशियंट वॉल्यूम ऑफ वाटर उस कंटेनर में कलेक्ट होना चाहिए। एक सर्टेन टाइम पीरियड टी में आपको सब्सटेंशियल या सफिशियंट वॉल्यूम ऑफ वाटर उस कंटेनर में कलेक्ट होना चाहिए, तब जाके आप डिस्चार्ज थ्रू सॉइल निकाल पा रहे हो। तो अगर ऐसा होना चाहिए तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, जो भी सॉइल का आप यहाँ पे टेस्टिंग कर रहे हैं उसका परमिएबिलिटी ज्यादा होना चाहिए। अगर उस सॉइल का परमिएबिलिटी ज्यादा होना चाहिए तो वो किस तरह का सॉइल होना चाहिए, वो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल होना चाहिए। तो ये जो मेथड है of determination of permeability, this method is suitable for coarse grained soil, समझे? This method is applicable for coarse grained soil. तो constant head permeability method is applicable for which type of soil? coarse grained soil. क्यों? क्योंकि देखिए ऐसा तो नहीं है कि टेस्ट हम 2 दिन 3 दिन तक करते आ रहे, मतलब करेंगे कुछ ही समय के लिए करेंगे, तो वो कुछ ही समय के टेस्ट पीरियड के दौरान हमें सब्सटेंशियल अमाउंट या सब्सटेंशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्ट होना चाहिए उस कंटेनर में। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो सॉइल उसका परमिएबिलिटी ज्यादा होना चाहिए। और सॉइल किस तरह के सॉइल का परमिएबिलिटी ज्यादा होगा, कोर्स ग्रेन सॉइल का परमिएबिलिटी ज्यादा होता है बेसिकली। आपको डेटा मालूम है, पहला ही क्लास में पहला ही चीज हमने डेटा लिखवाया था कि किसका परमिएबिलिटी किस ऑर्डर में होता है। क्योंकि फाइन ग्रेन सॉइल का परमिएबिलिटी बहुत कम होता है, तो इस कारण से ये मेथड आप उसमें अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत कम पानी निकलेगी और बहुत समय के बाद, बहुत ही ज्यादा समय के बाद एक सब्सटेंशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर को आप कलेक्ट कर पा रहे होंगे, क्योंकि फाइन ग्रेन सॉइल की परमिएबिलिटी काफी कम होती है। तो जो टेस्ट पीरियड है, टाइम पीरियड टी इक्वल टू बहुत ज्यादा हो जाएगा, समझ रहे हैं? हेंस दिस पर्टिकुलर मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर fine grained soil. It is suitable for what?
कोर्स ग्रेन सॉइल। इज इट क्लियर? तो ये पूरा का पूरा मेथड, वो डायग्राम बनाइए, फिर लिखवाता हूं 1-2 लाइन। अब कुछ बच्चों के मन में ये डाउट आएगा, सर वहां पानी कैसे कलेक्ट हो रहा है जब कांस्टेंट हेड है? अरे बाबू, कांस्टेंट हेड रिजर्वायर में मेंटेन कर रहे हैं, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इधर से पानी इसमें डाल रहे हैं ना, इधर से हम पानी इसमें डाल रहे हैं, तो वो पानी फ्लो होके जाएगा, फिर वही पानी यहाँ पे कलेक्ट होगा। समझे? ऐसा है। ठीक है, पानी उधर से डाल भी तो रहे हैं, डालेंगे भी। लिखो। तो ये फॉर्मूला निकल के आया था K इक्वल टू वी इंटू एल अपॉन ए एच टी। दिस वॉज द फॉर्मूला जो हमने अभी डिराइव किया, K इक्वल टू वी इंटू एल अपॉन ए एच टी। V इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड, L इक्वल टू लेंथ ऑफ फ्लो, A इक्वल टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ फ्लो, H इक्वल टू सीपेज हेड और हेड लॉस जिसको H1 माइनस H2 हम कहेंगे, T इक्वल टू ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट। T क्या है? ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट। ठीक है, अब देखो यूनिट क्या होगा भाई, देखो K का यूनिट क्या होगा, K का यूनिट मीटर पर सेकेंड में होता है या सेंटीमीटर पर सेकेंड में होता है, ऐसा। तो जिस भी यूनिट में आप वॉल्यूम का यूनिट रखेंगे, जिस भी यूनिट में आप लेंथ का यूनिट रखेंगे, जिस भी यूनिट में आप एरिया का यूनिट रखेंगे, एच का यूनिट रखेंगे, टी का यूनिट रखेंगे, डिपेंडिंग ऑन दैट ओनली के का यूनिट आपका बन रहा होगा, है ना? तो अगर मीटर मीटर में रख रहे हो तो मीटर पर सेकेंड में बनेगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर में रख रहे हो तो सेंटीमीटर पर सेकेंड में बनेगा। अगर आप मीटर पर सेकेंड में कैलकुलेट कर लिया और आंसर पूछ रहा है सेंटीमीटर पर सेकेंड में, तो उसको कन्वर्जन कर दो, ये अपने ऊपर है। ठीक है, आगे लिखो। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, जैसे कि सैंड एंड ग्रेवल। क्यों? फ्रॉम विच सफिशिएंट डिस्चार्ज कैन बी ऑब्टेन्ड इन ए गिवन ड्यूरेशन, गिवन टाइम ड्यूरिंग टेस्ट। मतलब सफिशिएंट डिस्चार्ज आप निकाल पाओगे कोर्स ग्रेन्ड सॉइल से इन ए गिवन सर्टेन टाइम पीरियड, क्योंकि उसका परमिएबिलिटी ज्यादा होता है। दिस टेस्ट इज परफॉर्म्ड अंडर कांस्टेंट हेड एट इनलेट एंड आउटलेट। इनलेट और आउटलेट पे हेड कांस्टेंट होती है, H1 and H2 are constant. This test is not suitable for fine-grained soil as it is very time-consuming to obtain substantial discharge as permeability of fine soil is very low. ऑब्जेक्टिव के लिए पॉइंट हो गया, न्यूमेरिकल के लिए उसका कैलकुलेशन हो गया। ठीक है, सेकेंड हेडिंग डालिए, फॉलिंग हेड परमिएबिलिटी टेस्ट। ये टेस्ट सीधा सीधा सुटेबल है फॉर फाइन ग्रेन्ड सॉइल, जिसके लिए कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी टेस्ट सुटेबल नहीं था, क्योंकि वहां पे सब्सटेंशियल क्वांटिटी ऑफ डिस्चार्ज या सफिशिएंट वॉल्यूम ऑफ वाटर आपको गिवन टाइम पीरियड में कलेक्ट नहीं हो पाती, क्योंकि फाइन ग्रेन्ड सॉइल का जो परमिएबिलिटी होता है वो काफी कम होता है। ठीक है, सो दिस टेस्ट इज सुटेबल फॉर फाइन ग्रेन्ड सॉइल। क्या है, कैसे है टेस्ट का प्रोसेस, देखते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने एक सॉइल मास कंसिडर किया। ठीक है, दिस इज ए सॉइल मास। इसको 3D में दिखाना चाहते हो तो 3D में दिखा दो ऐसा। ये एक सॉइल मास है। ओके, ये जो सॉइल मास है ये एक रिजर्वायर के ऊपर रखा हुआ है। इसके ऊपर मतलब इसके नीचे एक कंटेनर है। ठीक है, इसके नीचे भी एक कंटेनर है। ये टोटल सॉइल मास की ये जो लेंथ है, ये लेंथ को मैं कंसिडर कर रहा हूँ एज ए एल। इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये ऊपर वाला जो एरिया तुम देख रहे हो, दिस इज क्रॉस सेक्शन एरिया, और इस क्रॉस सेक्शन एरिया को मैं कहता हूँ ए, है ना? क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सॉइल, इसको मैंने कह दिया ए। ये एक कंटेनर है बस, इसका कोई खासम खास काम नहीं है। ओके, एक्चुअली क्या होता है ना, लाइट एलईडी कंप्यूटर वगैरह के सामने रहते रहते मेरे आंखों पे इफेक्ट आ रही है धीरे धीरे। बहुत समय हो गया यार पढ़ाते पढ़ाते लैपटॉप के ऊपर, है ना? तो डिजिटली बहुत एक्टिव रहता हूँ, तो आंखों पे इफेक्ट आ रहा है, इसलिए चश्मा पहनता हूँ। लेकिन जब चश्मा पहनता हूँ फिर मेरे को अच्छा नहीं लगता है, मतलब देखने में, समझ रहे हो? क्योंकि ये चश्मा है, क्वालिटी अच्छा है, लेकिन नॉर्मल आंखों से ही ठीक लगता है। जब आंख ठीक है तो चश्मा पहनने की जरूरत क्या है, लेकिन स्ट्रेस आ जाती है आंखों में, ये चीज तो होता है। वेल, स्ट्रेस या स्ट्रेन जो भी कह लो, मतलब तनाव में रहता है आंख। ये वाला तो मेरा खास करके ये वाला पोर्शन, कोई नहीं यार,
ठीक है, कुछ बंदोबस्त करेंगे इसके लिए भी। तो ये कंटेनर है। अभी हम क्या करेंगे, ये आपको फाइन ग्रेन सॉइल है। लेट्स सपोज इसका परमिएबिलिटी है ए, जो कि हमको पता लगानी है। हम एक तो पाइप यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, एक तो पाइप इंसर्ट करते हैं, ठीक है, और इस पाइप को हम कहते हैं स्टैंड पाइप। ठीक है, एक पाइप हम इंसर्ट करते हैं, इस पाइप को हम कहते हैं स्टैंड पाइप। दिस इज योर स्टैंड पाइप, स्टैंड पाइप। लेट्स सपोज ये स्टैंड पाइप का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसको मैं कहता हूं स्मॉल ए। इसका, इस पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया। इस पाइप में ना ग्रेजुएशंस होते हैं, ऐसा ऐसा मार्किंग होता है। ठीक है, इस पाइप में ऐसा ऐसा मार्किंग होता है। अभी क्या करते हैं अपन, टेस्ट शुरू होने से पहले एक पर्टिकुलर हम डेटम को कंसिडर कर लेते हैं। डेटम कहाँ कंसिडर कर लेंगे, ये जो रिजर्वायर है बेस पे, ये लेट्स सपोज ये जो रिजर्वायर है ये यहां तक ऐसे फुल है, ठीक है, एंड इसी को हम यहाँ पे इसको हम डेटम कंसिडर कर रहे हैं, इसको हम एज ए डेटम कंसिडर कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, ये स्टैंड पाइप में यहां तक पानी भर दिया पहले इनिशियली, लेट्स सपोज। तो ये कितना हेड तक हमने पानी भर दिया, लेट्स सपोज अप टू हेड H1 हमने पानी भर दिया। ये हेड कितना है, ये हेड है H1। तो पानी अब स्टैंड पाइप में आपने भर दिया। ये सॉइल जो है ये सैचुरेटेड कंडीशन में है, ध्यान रखना, सैचुरेटेड है सॉइल, जो आपका सैचुरेटेड सॉइल है। पानी आपने वहां तक भर दिया, स्टैंड पाइप के अंदर H1 हेड तक पानी भर दिया। अब आप टेस्ट को चालू कर दोगे। जब टेस्ट को चालू कर दोगे तो क्या होगा, धीरे 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 वाटर फ्लो करेगी, स्टैंड पाइप के थ्रू से वाटर फ्लो करेगा और सॉइल में एंटर करेगा। सॉइल में एंटर करते सॉइल में जैसे एंटर करेगा तो क्या होगा, सॉइल में एंटर करेगा, फिर सॉइल में फ्लो करते 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 फिर ये रिजर्वायर में आके कलेक्ट हो जाएगी। बस यही होना है और कुछ होना नहीं है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखो, जो हेड है ना वो कॉन्स्टेंटली फॉल हो रहा है, डिक्रीज होते हुए चल रहा है। मतलब पहले हेड था H1, फिर कुछ समय के बाद फिर हेड H2 हो गया होगा, फिर H3 हो रहा होगा, फिर H4 हो रहा होगा, मतलब हेड फॉल हो रहा है। इसलिए हम इसको फॉलिंग हेड परमिएबिलिटी टेस्ट बोलते हैं। अब इसमें ये जो हेड कितना गिर रहा है, इसी चीज का हम मेजरमेंट लेते हैं। इसलिए ये स्टैंड पाइप में यहाँ पे ग्रेजुएशन रहते हैं, ताकि कितना समय में, एक पर्टिकुलर टाइम में कितना हेड फॉल हुआ, वो चीज को आप नोट डाउन कर पाओगे। थोड़ा भी हो, लेकिन वो थोड़ा भी हेड फॉल हम नोट डाउन कर पाएंगे। तो 2 डिफरेंट इंटरवल में हम देख लेते हैं कि इस इंटरवल में इतना हेड लॉस हुआ, उस इंटरवल में इतना हेड लॉस हुआ। ऐसे डिफरेंट टाइम इंटरवल पे हम कितना हेड फॉल हो रहा है इस चीज का मेजरमेंट लेते हैं। फिर यही आपका एक्सपेरिमेंट होता है। ये मेजरमेंट लिया, उसके बाद जो थ्योरी है डार्सी लॉ और एक्सपेरिमेंट का, दोनों डेटा को एक दूसरे से मैच करवा के एक इक्वेशन को डिराइव करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं मैं अभी आपको बताऊंगा। लेट्स सपोज यहां पे जो हेड है इसे मैं बोलता हूं H2। यहां पे जो हेड है इसको मैं बोलता हूं H2। ये H2 हेड का क्या मतलब है, एट इनलेट पॉइंट। मतलब ये देखो स्टैंड पाइप इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये आपका इनलेट होगा ना, इनलेट, इनलेट ऑफ क्या, वाटर। मतलब इसी पर्टिकुलर पॉइंट से तो वाटर एंटर कर रही होगी सॉइल में। तो एट इनलेट हेड इक्वल टू H2 हम ये मान के चल रहे हैं। समझ में आ रहा है। एट इनलेट आपका हेड कितना है, H2 है। तो ये ओवरऑल सेटअप रहेगा। अब एक्सपेरिमेंट को चालू करते हैं। देखो इसमें पानी है, यहाँ पे पानी लिख देते हैं, वाटर। लेट एट एनी पर्टिकुलर टाइम टी, एट एनी पर्टिकुलर टाइम टी एक जनरल इक्वेशन में डिराइव करने जा रहा हूं। इसलिए एट एनी पर्टिकुलर टाइम टी, लेट्स सपोज कि जो हेड था वो था आपका H। एट एनी पर्टिकुलर जनरल टी टाइम, कोई भी एक इंस्टेंट टी टाइम आप देख रहे हैं, उसमें जो हेड था स्टैंड पाइप में, वो हेड थी आपकी H। ठीक है, एट टाइम टी, ये एट टाइम टी है ना, टी टाइम पे आपको हेड दिखा H। एक जनरल कंडीशन ले लिया। ये H1 हेड क्या था, इनिशियल, इनिशियल है ना, इनिशियल, जब टेस्ट आपकी स्टार्ट हो रही थी, बेसिकली इनिशियली। ओके, एट टाइम t इक्वल टू 0
t इक्वल टू 0 पे। अब एट एनी जनरल टाइम t मैंने हेड लिया, हेड जो स्टैंड पाइप में वाटर का हेड है उसको मैंने बोला h। इंस्टेंटेनियस जस्ट dt अमाउंट ऑफ टाइम में इन फ्यूचर अगर आप देखोगे है ना, और थोड़ा समय बढ़ गया, मान dt अमाउंट ऑफ टाइम बढ़ गया, तो मैं क्या कह सकता हूं, इफ dt अमाउंट ऑफ टाइम इंक्रीजेस तो जो हेड है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा बाय dh अमाउंट। अगर टाइम dt अमाउंट से इंक्रीज हो रही है, ठीक है, मतलब आप आ गए, ये टाइम हो गया मान लो t प्लस डी टी, दिस पर्टिकुलर टाइम इज योर t प्लस डी टी, डी टी बहुत छोटा कम ही समय में, तो इस बीच में लेट्स सपोज जो पानी का लेवल कम गया स्टैंड पाइप में वो डी अमाउंट से कम गया, तो ये जो हेड है एट एनी टाइम t प्लस डी टी, तो ये आपको ये हेड कितना देखने को मिलेगा, हम इसको कह सकते हैं h माइनस, अगर टाइम t पे h था तो t प्लस डी टी में डी कम गया, तो ये हेड आपको हो गया h माइनस डी एच। हम ऐसा लिख सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर हेड इज नाउ h माइनस डी एच। इज इट क्लियर टू यू ऑल? ठीक, अब देखो, अब हम लगाते हैं इक्वेशन। ये बात पहले से क्लियर है कि दिस पर्टिकुलर मेथड इज सुटेबल फॉर व्हाट, फाइन ग्रेन सॉइल। इस तरफ हमारे पास डार्सी लॉ है, इस तरफ हमारे पास है एक्सपेरिमेंट। देखो एक्सपेरिमेंट से वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन दैट स्टैंड पाइप कितना, वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन दैट स्टैंड पाइप अगर v बताऊं, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, लेंथ पर यूनिट टाइम, लेंथ पर यूनिट टाइम। तो मैं कहूंगा dh लेंथ फॉलो किया dt टाइम में, स्टैंड पाइप के अंदर dh लेंथ कवर कर रही है वाटर dt समय में, तो वही उसका वेलोसिटी हो गया dh अपॉन dt हो जाएगा। q इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया क्या, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ स्टैंड पाइप, इंटू वेलोसिटी क्या, dh अपॉन dt। अब यहां पर मैं एक नेगेटिव साइन लगा दूंगा, एक्चुअल जो Q लिखूंगा क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ स्टैंड पाइप इंटू माइनस DH बाई dt। ये माइनस साइन में क्यों लगा रहा हूं, माइनस साइन इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि एज टाइम इंक्रीजेस हेड डिक्रीजेस, इसलिए हम वहां पे नेगेटिव साइन लगा रहे हैं। ये जो साइन लगाए यहाँ पे माइनस, इसके लगाने के पीछे का लॉजिक है, एज टाइम इंक्रीजेस हेड डिक्रीजेस, इसलिए हम वहां पे नेगेटिव साइन लगाए हैं। तो यहां तक ये क्लियर है। अब डार्सी लॉ क्या कहता है, v इक्वल टू के आई, v इक्वल टू के इंटू आई कहता है, v इक्वल टू के इंटू आई कहता है। नाउ q इक्वल टू क्या कहता है, के आई ए कहता है। एक मिनट, यहाँ के आई ए, तो यहाँ जो a होगा दैट विल बी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉइल। यहाँ पे जो ये स्मॉल a ले रहा हूं, ये एक्सपेरिमेंट से स्टैंड पाइप का डेटा ले रहा हूं, इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉइल में ले रहा हूं। ये एक्सपेरिमेंट का डेटा जो है ये हम स्टैंड पाइप के अंदर देख रहे हैं, ये चीज भी लिख लो यहाँ पे, स्टैंड पाइप के अंदर इस चीज को हम देख रहे हैं, ठीक है। अब देखो v इक्वल टू के इंटू आई, तो q इक्वल टू के आई ए मतलब यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सॉइल है सीधा सीधा, तो k इक्वल टू आई को इन जनरल हम क्या लिख सकते हैं, i इक्वल टू हम इन जनरल हेड लॉस अपॉन लेंथ ही तो लिखते हैं, एक जनरल फॉर्म में हमने i को रिप्रेजेंट किया, जनरलाइज्ड फॉर्म, ठीक है, i को हमने जनरल फॉर्म में उसका लिखा है, क्योंकि आगे हम अभी डेरिवेशन करेंगे। तो देखो अभी आपके पास दो इक्वेशन ये आ गए, इधर से एक q, इधर से एक q, दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो हमें ओवरऑल इक्वेशन क्या मिल रही होगी, k इंटू ए एच अपॉन एल इक्वल टू, इधर आपका क्या था, स्मॉल ए इंटू माइनस डी एच अपॉन डी टी, ये हमको मिल रहा था। तो हमको बेसिकली इसको रीअरेंज करना पड़ेगा
तो अगर रीअरेंज करें तो मैं डी टी इंटू के ए अपॉन एल ऐसा लिखता हूं, एल इंटू ए लिख देता हूं यार, ये स्मॉल वाला इधर लेते आता हूं, इक्वल टू माइनस डी एच बाई एच, एच इधर चला जाएगा, के इंटू ए ऊपर था ही, एल इंटू ए इधर आ गया, माइनस डी एच बाई एच। ठीक है, ये हो जाएगा, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो कहां से कहां तक करेंगे, टाइम t इक्वल टू t1 से टाइम t इक्वल टू t2 में इंटीग्रेट करेंगे dt के इंटू ए बाई एल ए इक्वल टू माइनस, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक चलेगा, हेड इक्वल टू टाइम t इक्वल टू t1 के करस्पॉन्डिंग हेड था h1, टाइम t इक्वल टू t2 के करस्पॉन्डिंग हेड हो गया h2, h1 से h2 इंटीग्रेट कर देंगे, इधर रहेगी dh अपॉन h। अभी इंटीग्रेशन को सॉल्व करो, इंटीग्रेशन ऑफ dt इज सिंपली t, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होगा, अब पहले ये देखो k इंटू ए अपॉन एल बाई ए, ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर निकल जाएगा, के ए बाई एल ए, ये कांस्टेंट बाहर निकल गई, इंटीग्रेशन ऑफ dt इज इक्वल टू t, ठीक है, वेरिंग फ्रॉम t1 टू t2, ठीक है, इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dh अपॉन h, वो क्या होगा log h, इंटीग्रेशन ऑफ dh अपॉन h विल बी व्हाट log h, log नेगेटिव ऑफ log h, और कहां से कहां तक h1 टू h2, ये log h मतलब log बेसिकली यहाँ पे बेस e है, दिस इज योर बेस e, है ना, आप इसको ln h भी कह सकते हो। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, k इंटू ए कैपिटल ए बाई एल इंटू स्मॉल ए t2 माइनस t1 इक्वल टू माइनस ऑफ ब्रैकेट log h2 log बेस e h2 माइनस log बेस e h1, ठीक है, सिंप्लीफाई करिए, k इंटू कैपिटल ए बाई एल इंटू स्मॉल ए t2 माइनस t1 इक्वल टू, देखो इसको रीअरेंज करो, माइनस लॉग ई एच टू प्लस लॉग ई एच वन, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग ई एच वन लॉग ई एच वन माइनस लॉग ई एच टू, हम ऐसा लिख सकते हैं। इसको और सिंप्लीफाई करो, के ए बाई एल ए टी टू माइनस टी वन इक्वल टू लॉग ई एच वन बाई एच टू, ऐसा लिख सकते हैं सीधा सीधा, लॉग का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, लॉग ई एच वन बाई एच टू। नाउ यहां से अब ये इक्वेशन हो गया, पता चल गया, अब इस इक्वेशन को यूज करके हम k का वैल्यू निकाल लेंगे, तो जब k का वैल्यू हम लिखेंगे तो k का वैल्यू क्या लिखेंगे, k इक्वल टू, देखो इधर log e h1 बाई एच टू पहले से था, ठीक है, डिवाइडेड बाई कुछ चीजें जो ऊपर उधर प्रोडक्ट में थी, क्या थी, a इंटू टी टू माइनस टी वन, ए इंटू टी टू माइनस टी वन, ये बेस में आ जाएगी, फिर इधर मल्टीप्लीकेशन में क्या आ जाएगा, l इंटू ए आ जाएगा, यही आ जाएगा, देखो l इंटू ए, ये वाला l इंटू ए उधर मल्टीप्लीकेशन में चली जाएगी, a इंटू टी टू माइनस टी वन नीचे डिनोमिनेटर में चली जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी का फॉर्मूला। तो यहाँ पे log e है, तो log 10 पर मतलब log 10 एज ए बेस अगर होता है तो ये फॉर्मूला आपको देखने को मिलता है कि कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इक्वल टू 2.303 log 10 h1 बाई h2 लेंथ ऑफ सॉइल इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ स्टैंड पाइप डिवाइडेड बाई एरिया इंटू T2 माइनस T1। तो इस तरह से ये इक्वेशन डिराइव होती है फॉलिंग हेड परमेबिलिटी के केस में। अब मुझे ये बताओ
कि मैंने जैसे बोला कि दिस पर्टिकुलर टेस्ट इज नॉट वैलिड फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल, ऐसा क्यों है? देखो बात क्या है, कोर्स ग्रेन सॉइल में अगर इस टेस्ट को करेंगे तो स्टैंड पाइप में, एक तो यार स्टैंड पाइप इतना छोटा होता ही है, इसमें जो भी पानी डालोगे तुरंत निकल जाएगा रिजर्वायर के अंदर, क्योंकि उसकी सॉइल की परमेबिलिटी ज्यादा है। पानी जैसे ही डाले तुरंत पानी सॉइल के थ्रू से फ्लो करते हुए रिजर्वायर में, मतलब आपको उतना, मतलब इतना क्विकली ये पूरा पूरा प्रोसेस होगा कि यू विल नॉट गेट सफिशिएंट टाइम। तो ये नोट करने के लिए कि टाइम T1 से T2 पहुंचने में कितना हेड लॉस हुआ, T2 से T3 पहुंचने में कितना हेड लॉस हुआ, you will not get sufficient time to measure different head losses occurring in different time interval. इतना क्विक वो प्रोसेस होगी बिकॉज द permeability of coarse grained soil is very high, है ना। तो फाइन ग्रेन सॉइल के केस में हमें सफिशिएंट टाइम मिलता है ना, क्योंकि सॉइल, फाइन ग्रेन सॉइल में पानी धीरे 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 फ्लो करेगी, तो हेड लॉस भी एक पर्टिकुलर टाइम में, एक सफिशिएंट टाइम में एक पर्टिकुलर हेड लॉस आपको देखने को मिलेगा, जो कि आप नोट डाउन कर पाओगे, आपको, है ना, आप नोट डाउन कर पाओगे, रिकॉर्ड ले पाओगे, अच्छा यहाँ से यहाँ तक के टाइम में यहाँ से यहाँ तक हेड लॉस डिक्रीज हुआ, क्योंकि धीरे धीरे हो रही है चीजें, समझे। तो इसलिए दिस मेथड इज सुटेबल फॉर फाइन ग्रेन सॉइल, नॉट फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल। सॉइल इज सैचुरेटेड, क्योंकि यहाँ डार्सी लॉ का यूज कर रहे हैं हम, तो ये दोनों ही कंडीशंस जो था वो सैचुरेटेड सॉइल कंडीशंस के करस्पॉन्डिंग हम सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ तक लिख लिया होगा। अब हम क्या करेंगे, ये डायग्राम वगैरह सब बना लिए होंगे लग रहा है। इसके बाद मैं कुछ ये लिखवा देता हूँ इसका थ्योरी। ये रिजर्व कंटेनर है जिसमें वाटर है, उसके ऊपर सॉइल रखा हुआ है, मान लो सॉइल का लेंथ है L, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक जो इनलेट है, मतलब इनलेट मतलब जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे वाटर एंटर कर रही है सॉइल में, ये इनलेट, यहाँ पे हेड है H2 मान के चलो, फिर ये हेड है H1 मान के चलो, ठीक है, मतलब इनिशियल हेड ऑफ वाटर, मतलब इनिशियल लेवल ऑफ वाटर इन स्टैंड पाइप, वो H1 मान के चलो। फिर एट एनी टाइम T हमने हेड लिया H, फिर dt टाइम में मान लो हेड डिक्रीज हुआ dh अमाउंट से, तो उस समय हेड आपको देखने को मिल रहा है h माइनस डी एच। ये सब चीजें हमने किया, ये सब चीजों को करने के बाद हम एक्सपेरिमेंट और डार्सी साहब का जो कॉन्सेप्ट था, इन दोनों को एक दूसरे से इक्वेट किए। तो एक्सपेरिमेंट से हमने ये देखा कि वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, dh अपॉन dt हम लिख सकते हैं। तो डिस्चार्ज हमने निकाला, स्टैंड पाइप में क्या डिस्चार्ज चल रही है, तो एरिया इंटू वेलोसिटी, मतलब एरिया ऑफ स्टैंड पाइप इंटू दैट पर्टिकुलर वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में यहाँ नेगेटिव लगाया, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ रही है स्टैंड पाइप में वाटर का लेवल कम हो रहा है, इसलिए हमने वहां नेगेटिव साइन लगाया। अब देखिए, अब हमने डार्सी लॉ कॉन्सेप्ट को यूज किया, v इक्वल टू के इंटू आई होता है, तो डिस्चार्ज इक्वल टू के इंटू आई इंटू ए होता है, जहाँ पे ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉइल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉइल है, ठीक है, और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टैंड पाइप है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टैंड पाइप है, ठीक है, ये किया। फिर यहाँ आई को एक जनरल आई लिया, जनरलाइज्ड आई हम कैसे लिखते हैं, आई इक्वल टू हेड लॉस पर यूनिट लेंथ, हेड लॉस पर यूनिट लेंथ, तो उसको हमने वही रहने दिया, है ना, रहने दिया। फिर कंपेयर करके हमने एक कंडीशन बनाई, इक्वेशन बनाई, फिर उसे इंटीग्रेट कर दिया। हमने क्या किया, उसे इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट किया T1 से T2, H1 से H2। जब इंटीग्रेट किया और सिंप्लीफाई किया, चीजों को सॉल्व किया, तो ये इक्वेशन हमें निकल के आया फाइनली, k इक्वल टू 2.303 log 10 H1 अपॉन H2 L इंटू ए बाई ए इंटू ब्रैकेट T2 माइनस T1। तो ये सारा डेटा आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, k का वैल्यू अननोन होगा, जो कि आपको कैलकुलेट करनी होगी, ठीक है। लिखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन बोल रहा हूँ यार, थ्योरी को लिखो। This test is used for fine-grained soil for which constant head test is not suitable. Sorry. For which constant head test is not suitable. आजकल रात में नींद नहीं हो पाती है ठीक से। लिखो आगे। In this test, a standpipe of known sectional area A is inserted in soil. एक स्टैंड पाइप को इंसर्ट किया सॉइल के अंदर, ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ए, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, एंड फ्लो इज अलाउड। फिर स्टैंड पाइप में पानी की लेवल रहती है, ठीक है, उसके बाद फ्लो को हम अलाउ कर देते हैं। फ्लो इज अलाउड
थ्रू स्टैंड पाइप। स्टैंड पाइप में जो फ्लो हो रहा है क्रॉस सेक्शन एरिया स्मॉल ए में फ्लो हो रहा है और वो धीरे 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 बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया में जा रहा है। स्टैंड पाइप से फ्लो होते 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 पानी किधर पहुंच रही है, सॉइल में पहुंच रही है आपका, ठीक है। एंड हेड एट, तो उसी दौरान जब फ्लो अलाउ करते हैं तो हम क्या करते हैं, हेड एट डिफरेंट टाइम, अलग अलग टाइम पे, टाइम टी इक्वल टू टी1 पे क्या हेड है, टाइम टी इक्वल टू टी2 पे क्या हेड है, टाइम टी इक्वल टू टी3 पे क्या हेड है, हेड डिक्रीज होते हुए चल रही है, तो क्या हेड एट डिफरेंट टाइम्स वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। और इसी डेटा को यूज करके, जैसे आपने देखा यहाँ पे है ना, जैसे अगर हमारे पास कोई 2 टाइम इंटरवल पे हेड लेवल हो तो हम परमेबिलिटी बता देंगे सॉइल का। कोई इक्वेशन था जो फाइनल इक्वेशन हमने डिराइव किया है ना, ये इक्वेशन देखो, कोई दो, अगर आपका कोई 2 टाइम इंटरवल पे जैसे है टाइम टी इक्वल टू टी1 एंड टाइम टी इक्वल टू टी2, अगर आपको हेड h1 एंड h2 मालूम है, बाकी तो L इंटू ए, एल मालूम होता है, स्टैंड पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया मालूम होता है, सॉइल का क्रॉस सेक्शन एरिया मालूम होता है, तो उस सॉइल का परमेबिलिटी बता दे रहे हैं, तो हमको 2 रिजल्ट में हम बस परमेबिलिटी को बता देंगे, मतलब 2 ऑब्जर्वेशन पे, ठीक है। अच्छा, इसको कंप्लीट कर लीजिए अगर नहीं लिखा है तो। एंड हेड एट डिफरेंट टाइम इंटरवल टाइम इन स्टैंड पाइप इज नोटेड टू फाइंड आउट परमेबिलिटी ऑफ सॉइल सैंपल। आगे, इफ कोर्स ग्रेन सॉइल, अगर इसी टेस्ट को आप कोर्स ग्रेन सॉइल में करोगे तो क्या दिक्कत आएगी, जो दिक्कत आएगी मैंने बोला कि कोर्स ग्रेन सॉइल की परमेबिलिटी की वैल्यू इतना अधिक होती है कि आपको प्रॉपर सफिशिएंट टाइम ही नहीं मिल पाएगा कि आप टाइम टी इक्वल टू टी1 पे h1 नोट कर पाओ, टाइम टी इक्वल टू टी2 पे h2 नोट कर पाओ, नहीं, वो क्विकली फॉल हो जाएगी। If coarse grain soil is used, then head will fall quickly. तो fail quickly नहीं, head will fall quickly. ठीक है, fall लिखिए, head will fall quickly and we will not get opportunity. हमें मौका ही नहीं मिलेगा to note down the observation distinctly in stand pipe. मतलब हमें मौका ही नहीं मिलेगा कि हम टाइम t इक्वल टू t1 पे एक अलग ऑब्जर्वेशन ले पाए, टाइम t इक्वल टू t2 पे एक अलग ऑब्जर्वेशन ले पाए, मौका ही नहीं मिलेगा। इतना क्विकली स्टैंड पाइप के अंदर जो वाटर का लेवल है वो फॉल हो जाएगा। वी विल नॉट गेट अपॉर्चुनिटी, समझे क्यों, उसकी कोर्स ग्रेन सॉइल की परमेबिलिटी काफी ज्यादा है, ठीक है, तो तेजी से पानी फ्लो करके चला जाए। तो यूपी में काबा, नेहा सिंह राठौड़, जबरदस्त, लेकिन हिला के रख दी प्रशासन को पूरा। यूपी में काबा, जिगरा वो होना चाहिए जहां आज के टाइम पे सोचो तुम्हें बोलने नहीं दिया जाता है, वहां वो बोल गई यूपी में काबा। हाँ, गलत हुआ, लेकिन जो भी हुआ गलत हुआ, और उनके ये गीत पर पूरा प्रशासन उसके पीछे लग गया, उसके घर में आईपीसी के कितने सारे धारा लगा दिए मत पूछो उस बेचारी लड़की के ऊपर। मिडिल क्लास को उठने नहीं देना चाहता यूपी में काबा। वेल ठीक है, जो भी है देखा जाए। कंसिस्टेंसी ऑफ टेस्ट, इसी मेथड से रिलेटेड एक टॉपिक है, कंसिस्टेंसी ऑफ टेस्ट। व्हाट इज दिस, देखो टेस्ट आपका कंसिस्टेंट है कि नहीं ये पता लगाने के लिए एक मेथड डेवलप की गई है, ठीक है, वो मेथड क्या है देखते हैं। तो पहले 2 लाइन लिखते हैं इसके बारे में। ये बात हो रहा है स्टैंड पाइप के अंदर, स्टैंड पाइप के अंदर इफ द हाइट ऑफ वाटर falls from h1 to h2 in time t1 to t2, that is time t1 to t2 नहीं, h1 to h2 in time t लिखो। एक t समय में जो स्टैंड पाइप था उसमें जो हेड था पहले h1 था, फिर t समय बीता, फिर हेड आ गया h2 पर, ये एक पहला सेट। उसके बाद देन इन नेक्स्ट सेट, ऐसा लिखो, इन नेक्स्ट सेट head in stand pipe स्टैंड मतलब खड़ा होना, पाइप मतलब पाइप, तो वो सॉइल के ऊपर पाइप खड़ा है, स्टैंड पाइप, ठीक है। देन हेड इन स्टैंड पाइप फॉल्स फ्रॉम
फॉल्स फ्रॉम H2 तक आ चुकी थी, तो H2 टू H3 इन सेम टाइम t, मतलब सेम टाइम t अगर 5 मिनट है तो 5 मिनट के अंदर पहला सेट भी 5 मिनट में देख रहे हैं, दूसरा सेट भी 5 मिनट में देख रहे हैं. सो टू चेक whether the test is consistent or not, the test is कंसिस्टेंट और नॉट. कंसिस्टेंट मतलब सेम स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है कि नहीं, एक जैसा वो रिजल्ट दे रहा है कि नहीं बार बार, इस चीज को बोलते हैं कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंट होना मतलब एक ही जैसा परफॉर्मेंस देते रहना, है ना, कंसिस्टेंसी. तो यही पता लगाने के लिए कि वो टेस्ट आपका कंसिस्टेंट टेस्ट है कि नहीं, कंसिस्टेंट टेस्ट होना चाहिए. अगर कंसिस्टेंट टेस्ट नहीं है, इनकंसिस्टेंसी अगर रहेगी, तो जो डेटा आपका निकल रहा होगा परमिएबिलिटी से रिलेटेड, दैट विल बी एरोनियस, गलत डेटा दे रहा होगा. उस सॉइल का एक्चुअल परमिएबिलिटी वो नहीं बता रही होगी, क्योंकि आपका टेस्ट इनकंसिस्टेंट है, टेस्ट ही गलत है ना. तो टू चेक वेदर द टेस्ट इज कंसिस्टेंट और नॉट, consistent or not, following procedure is adopted. Following procedure is adopted. तो देखो, ये मान लो स्टैंड पाइप है, ठीक है. स्टैंड पाइप में हम बात कर रहे हैं, स्टैंड पाइप तक ही हमारा ये चेक सीमित रह जाता है. इसके नीचे ये सॉइल होगा भले ही, है ना, सॉइल है इसके नीचे, दिस इज योर सॉइल मास. ये स्टैंड पाइप ऊपर लगा हुआ है. लेट्स सपोज पहले हेड था H1, हेड था, ये हेड था H1, H1 से H2 आ गया, ठीक है. टाइम लेट्स सपोज जो टाइम लिया, ये लिया एक पर्टिकुलर टाइम 5 मिनट. नेक्स्ट में सेम 5 मिनट के अंदर लेट्स सपोज हेड आपकी आ गई H3 पे, ठीक है. और वो जो टाइम इंटरवल था H2 से H3 आने में, उसमें भी लगा आपका 5 मिनट. अब ये अगर मान लेते हैं कि इफ दिस टेस्ट इज कंसिस्टेंट, इफ दिस टेस्ट इज कंसिस्टेंट, ठीक है, देन तो आगे क्या होगा, आगे हम डेरिवेशन करेंगे. लेट्स सपोज इस सॉइल का कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है K. तो फ्रॉम फॉलोइंग हेड टेस्ट जो वो हमारे पास इक्वेशन निकल के आता था, वो इक्वेशन क्या निकल के आता था, K इक्वल टू 2.303, लिख देता हूं, K इक्वल टू 2.303 log 10 H1 by H2 L into A डिवाइडेड बाई A इंटू क्या आपका T2 माइनस T1, मतलब T2 माइनस T1 को सीधा मैं लिखता हूं DT या फिर डेल्टा T. तो यहां पे देखो डेल्टा T, यहाँ पे दोनों केस में डेल्टा T सेम है ना. डेल्टा T कहने का मतलब ये मान लो कोई टाइम है T1, ये कोई टाइम है T2, ये कोई टाइम है T3. तो T1 माइनस T2 इक्वल टू डेल्टा T. सिमिलरली T3 माइनस T2 इक्वल टू डेल्टा T. तो यहाँ पे जो डेल्टा T है वो सेम है यहाँ पर. तो डेल्टा T आपका सेम है, मीन्स दोनों सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन में, दिस इज योर फर्स्ट सेट, दिस इज योर सेकंड सेट, दोनों सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन में आपका एक चीज कांस्टेंट है जो आपको दिख रहा है, डेल्टा T, है ना. तो हम इक्वेट करते हैं, पहला सेट से हम डेल्टा T निकालते हैं. लेट्स सपोज देखो सॉइल तो सेम है, तो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी दोनों केस में सेम. तो डेल्टा T इक्वल टू, और बाकी सब कुछ भी सेम, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम, लेंथ ऑफ सॉइल सेम, है ना, एरिया ऑफ स्टैंड पाइप सेम, H1 H2 डिफर कर रहा होगा बस, ठीक है. तो जैसे कि पहला सेट, फर्स्ट सेट मतलब हेड जो है वो H1 टू H2 पे आ रहा है इन dt टाइम. तो डेल्टा T इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, 2.303 log 10 H1 by H2 LA by K times A. सेम सेकेंड सेट,
सेकेंड सेट में क्या हो रहा है, हेड जो है वो H2 से H3 आ रहा है इन सेम टाइम डेल्टा टी। तो मैं इक्वेशन क्या लिख सकता हूं, आगे लिखता हूं, डेल्टा टी इक्वल टू 2.303 log 10 H2 by H3 L into A डिवाइडेड बाई एरिया इंटू के। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन है, दिस इज योर इक्वेशन 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन 2। मतलब ये वाला इक्वेशन 1 है मान लो पहला सेट से, ये इक्वेशन 2 है, दोनों में डेल्टा टी का ही हम बात कर रहे हैं, तो दोनों सेम। तो इक्वेटिंग दिस टू इक्वेशन जब हम इक्वेट करेंगे तो देखो 2.303 log 10 H2 by H3 log 10 H1 by H2 लिखते हैं पहला वाला, H1 by H2 L into A divided by area into K equal to 2.303 log 10 H2 by H3 L into A by area into K। बाकी सब चीज तो कांस्टेंट है ना, तो जितने भी चीज कांस्टेंट वाले हैं वो कट जाएंगे। 2.303 इधर उधर से कट गया, L into A L into इधर उधर से कट गया, एक के कट गया, बचा क्या log 10 H1 by H2 must be equal to log 10 H2 by H3। अब यहां पे हम इसको भी काट सकते हैं, log 10 ये भी कट जाएगा, तो बचेगा क्या फाइनली H1 by H2 इक्वल टू H2 by H3। तो यहां से क्या इक्वेशन एक डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है, H2 का स्क्वायर इज इक्वल टू H1 इंटू H3। मतलब H2 मस्ट बी इक्वल टू रूट अंडर H1 इंटू H2, सॉरी H1 इंटू H3। ये कंडीशन आपको मिलना चाहिए। जो ऑब्जर्वेशंस है उसमें ये पैटर्न फॉलो अगर कर रहा है, H1 H2 और H3 अगर ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, इफ दिस इज हैपनिंग देन दिस टेस्ट इज कंसिस्टेंट टेस्ट। अगर ये फॉलो कर रहा है तो कंसिस्टेंट टेस्ट है। अगर ये पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, जो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस है वो इस ऑर्डर में नहीं, इस तरीके से नहीं है, देन टेस्ट विल बी इनकंसिस्टेंट। अगर टेस्ट आपका इनकंसिस्टेंट है तो जो उस अगर टेस्ट आपका इनकंसिस्टेंट है मतलब सेटअप में कुछ ना कुछ खराबी है, आपका सेटअप में कुछ ना कुछ खराबी है, स्टैंड पाइप सही से फिट नहीं हुआ होगा, कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा। तो ऐसे केसेस में अगर आप एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करोगे फिर जो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी आप उन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस को लेके कैलकुलेट कर रहे होंगे वो गलत निकलेगी, एरोनियस डेटा होगी, समझे। तो इस चीज को लिखते हैं, लिखिए इफ टेस्ट इज इनकंसिस्टेंट, अगर वो रिलेशन सेटिस्फाई नहीं होगा तो इनकंसिस्टेंट होगा, देन प्रैक्टिकली वी गेट एरोनियस डेटा फॉर कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। क्लियर है। अब देखो इस यहां से इक्वेशन कैसे पूछेगा, जैसे आपको H1 H2 का वैल्यू दे देगा, कंसिस्टेंट टेस्ट है तो H3 नेक्स्ट डेटा क्या होना चाहिए, दिस सिंपल बेसिक इक्वेशन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सीधा सीधा पूछ लेगा, या ये रिलेशनशिप पूछ लेगा, है ना, कि आपका फॉलिंग एट परमेबिलिटी टेस्ट है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, तो कौन सा रिलेशनशिप वैलिड होना चाहिए। ठीक है, अगर बोल देगा कि अगर ये इस तरह से डेटा है, रिलेशनशिप कंसिस्टेंट टेस्ट के लिए रिलेशनशिप वैलिड होना चाहिए, तो नेक्स्ट डेटा क्या होगा, या फिर कोई भी H1 H2 H3 में से कोई भी एक डेटा पूछ सकता है, समझे क्या। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको इस पर्टिकुलर पोर्शन से देखने को मिलेंगे। इसी के साथ हम इस क्लास को खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू रखेंगे अपना कैपिलरी परमेबिलिटी टेस्ट, वो अपने आप में थोड़ा टाइम लगेगा, 1 घंटा उसको समझाने में, लेंदी टॉपिक, लेंदी टेस्ट है वो कैपिलरिटी परमेबिलिटी वाला। उसके बाद फिर फील्ड टेस्ट, फिर जो भी आपका इनडायरेक्ट मेथड है वो सारे मेथड हम देखेंगे। ओके, इजाजत दीजिए, धन्यवाद।